मानवर काशीराम साहब हमें दुनिया से चले गए। उसके बाद साहू महाराज के जन्मोत्सव कोई मेला नहीं लगा, कोई आयोजन नहीं हुआ, कैरियर साहब का भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने फिर ये देखा कि भाई जो काम काशीराम साहब करते थे उसको हमें नुकसान तो नहीं था, हमें तो फायदा था, समाज एक हो रहा था, ओबीसी शेड्यूल कास्ट में भाईचारा था। तो ये काम हमें करना चाहिए, जो कोई नहीं कर रहा है तो किसी को करना चाहिए। तो हम लोगों ने 6 मई 2012 को महामानव तथागत बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा पर, त्रिविध पावन पर्व पर हम लोगों ने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया। उसमें संकल्प लिया कि हम लोगों को जो मान्यवर काशीराम साहब करते रहे वो कार्य करते रहना चाहिए। उसी में बहुजन समाज का हित है। बहुजन समाज उसी कार्यों से ही मजबूत होगा और भाईचारा बने। उसके बाद हम लोगों ने अपने स्तर पर जो भी काम कर सकते थे किए, और 2012 से लगातार हम खास करके छत्रपति साहू महाराज का जो आज का जो 26 जुलाई है, 26 जुलाई के दिन या 26 जुलाई के बाद जो संडे पड़ता था, उस पर हम लोग बहुजन भागीदारी सम्मेलन लगातार कर रहे हैं। 14वां हम लोगों का आज बहुजन भागीदारी सम्मेलन है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक हम लोग जो कार्यक्रम भी नहीं करते, बल्कि हम लोग 1 महीने पहले से सोशल मीडिया पे उसका प्रचार भी करते हैं, और कार्यक्रम के बाद भी महीनों तक इसकी रिपीटिंग चलती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो काम हमने शुरू किया उसका ये लाभ मिला है कि आगरा में भी एक वाल्मीकि समाज के कुछ साथी हैं, उन्होंने यूथ हॉस्टल में आज एक कार्यक्रम किया, मुझे भी बुलाया था। तो मुझसे कहा भाई आपको हमारे कार्यक्रम में आना है, हम आपके कार्यक्रम में आते हैं। तो बोले टाइम क्या है? कि साहब 12 बजे से 5 बजे तक है। तो मैंने कहा भाई हमारा कार्यक्रम 4 बजे से है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में 2 घंटे के लिए आऊँगा जरूर, जिससे हम लोगों में भाईचारा की जो बुनियाद है वो और मजबूत हो। और मैं आज गया तो कुछ हरियाणा के लोग भी आए थे, कुछ और भी राज्यों के लोग आए, तो दिल्ली से भी लोग आए थे। तो उस कार्यक्रम में उन्होंने छत्रपति साहू महाराज के भागीदारी दिवस को मनाया और उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा कर रही। लेकिन मैंने भी 10 मिनट अपनी बात कही, और क्योंकि आप लोगों का वास्ता देकर इस कार्यक्रम का हवाला देकर के मैं उन लोगों से जल्दी विदा ले आया। तो हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी आज के कार्यक्रम के बाद 29 तारीख को इलाहाबाद में हमारे विश्वजीत दास जी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने एक हमारे पटेल जी हैं, ओम प्रकाश जी पटेल, जो अपने पिताजी के नाम से कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, हाई स्कूल तक है, और उनके स्कूल में बहुजन भागीदारी सम्मेलन तो 29 तारीख का रखा गया है। 28 की रात को मैं यहाँ से जाऊँगा। 30 तारीख को मध्य प्रदेश बीना से आगे एक स्टेशन है और अपने सागर से बीच में, तो वहाँ पर बहुजन भागीदारी सम्मेलन है। और शहीद उधम सिंह की शहीदी दिवस के पूर्व संध्या पर वहाँ पर एक भव्य आयोजन है। वहाँ पर बहुत बड़ा नगर पालिका का एक बहुत बड़ा टीन सेट है, शायद उसमें 2-1 हजार आदमी बैठ सकते हैं। इतना बड़ा कितने लोग होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी तैयारी अच्छी है। तो मैंने उनको वादा किया है कि मैं भाई आऊँगा। एक प्रोग्राम दूसरे दिन 31 तारीख को सागर में रखा गया। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि हम लोगों ने 1 महीने पहले एक बहुजन चिंतन शिविर में ये निवेदन किया था पूरे देश भर के लोगों से कि बहुजन समाज परिषद जुलाई के महीने को बहुजन भागीदारी माह के रूप में मनाएगी। और जब से हम लोगों ने 5 जुलाई से कार्यक्रम शुरू किए, प्रत्येक संडे को बीच में भी हमने कार्यक्रम किए, तो बहुजन भागीदारी माह के रूप में मनाया। तो ये बहुजन भागीदारी माह का जो अंतिम दिन है वो 31 जुलाई है। उसका समापन हम मध्य प्रदेश के सागर में करेंगे। और आप लोग जानते हैं जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में नाम है, ऐसे ही पूरे भारत में सागर यूनिवर्सिटी का नाम है। वहाँ से बड़े बड़े विद्वान उस सागर यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और बाबा साहब भी एक बार सागर गए थे। और वहाँ पर एक बात और बताएं, महार रेजिमेंट का मुख्यालय सागर में है।
इसलिए वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ आमंत्रित किया है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये हम लोगों की ये परंपरा जो है, जो हमारे महापुरुषों ने शुरू की, हम उसे कितने लोग मना रहे हैं, किसने आगे बढ़ा रहे हैं, ये इशू नहीं है। हमारी नियत क्या है? हमारे साथ 20 लोग हैं या 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने के लिए कितने ईमानदार हैं। तो हम अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए ये कोशिश करते हैं कि हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करें। मैं आपको बता चुका हूं कि ये बहुजन भागीदारी दिवस मेरा नहीं है, अभी हमारे श्याम सुंदर जी बता रहे। सच्चाई है, अगर मान्यवर काशीराम साहब इस दुनिया में ना आए होते तो लोग फूले साहब को भूल जाते, साहब महाराज को भी भूल गए होते। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब तक कांशीराम साहब का आंदोलन नहीं चला था तो हमारे देश में भी बाबा साहब को बहुत कुछ ही लोग जानते थे। जब कांशीराम साहब का आंदोलन चला तो बाबा साहब घर घर और गली गली तक पहुंचे। तो बाबा साहब को और फूले साहब को और साहू महाराज को कांशीराम साहब ने 2 नाम अलग अलग और दिए थे। तो कांशीराम साहब कहते थे कि भाई मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरा नाम कांशीराम है, अपने परिचय देते थे। साथ ही कहते थे कि मैं पूना में सर्विस करता था और महाराष्ट्र से चल के आया हूँ और महाराष्ट्र से मैं 3 बाबा लाया हूँ। एक बाबा पगड़ी वाला बाबा, पगड़ी वाले बाबा के मतलब महात्मा ज्योतिबा फूले साहब का नाम था। दूसरा साफे वाले बाबा, तो साफे वाले बाबा का मतलब साहू महाराज। और टाई वाला बाबा, टाई वाला बाबा का मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और वो कहते थे मैं 3 बाबाओं को लाया हूं और उनकी मैंने जेसीबी बनाई है। जेसीबी का मतलब ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जेसीबी बोले जिस दिन ये जेसीबी इस देश के लोगों ने समझ ली और पकड़ ली और इस जेसीबी को ताकत के साथ खड़े होकर के चला दिया तो इस देश का मनुवाद जड़ में से उखड़ जाएगा। ये मान्यवर काशीराम साहब बोलते थे। तो हमने 6 दिसंबर को पिछले वर्ष इसी मंच से कहा था कि हमारे महापुरुषों ने हमें वैचारिक रूप से लड़ना सिखाया है, विचारधारा की लड़ाई लड़ने का तरीका हमें बताया है। हम मनुवाद से, तीर और तलवार से, लाठी डंडे से, गोली बंदूक से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि बाबा साहब ने भी एक बार कहा था कि मैं चाहूं तो लाठी और ताकत से भी मैं देश को हत्या सकता हूं, देश की सत्ता हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं देश में खून खराबा नहीं चाहता। ये बाबा साहब कहते थे। और उसी बात को मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जो काम बाबा साहब ने बगैर खून खराबे की लड़ाई लड़ करके हमें तरीका बताया है, बगैर खून खराबे की लड़ाई कैसे लड़ करके हमें शासक समाज कैसे बनना है, वो वोट की ताकत से बनना है। तो हमें वोट की ताकत क्या है वो बाबा साहब बता के गए हैं। हमें उस वोट की ताकत को पहचानना होगा और वोट की ताकत को विचारधारा के माध्यम से हमें समझ करके अपने समाज में ओबीसी, एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक बहुजन समाज में राजनीतिक सामाजिक भाईचारा बना करके इस देश में राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति की जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने छेड़ी है, उस लड़ाई को हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाना होगा। ये मान्यवर काशीराम साहब बताते गए। तो हमने 6 दिसंबर को कहा कि जो काम हमारे महापुरुषों ने किया है वो काम हमें करना है और जो तरीका हमारे महापुरुषों का है वो तरीका हमारे जिंदगी का अपना होना चाहिए। तो हमने नारा दिया कि न तीर से न तलवार से मनुवाद मिटेगा बहुजन के विचार से। अपने ऊपर वाले न तीर से न तलवार से
मनुवाद मिटेगा बहुजन के विचार से, क्योंकि मनुवादी लोग और उनके चमचे लोग हमारे बच्चों को, नौजवानों को, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको उकसाया जा रहा है। अगर हमारे बच्चों को उकसाया जाता है, खून खराबा होगा, तो दुश्मन सत्ता में बैठा है, उसके पास हथियार है, मिलिट्री है, पुलिस है, उनके पास सरकारी मशीनरी है, उनके पास न्यायपालिका है, उनके पास पूरे सरकार का सरकारी सिस्टम है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। हमने बता दिया था जिस दिन मोदी जी संसद में पहली बार आए, उन्होंने संसद को मत्था टेका। आज संसद है, संसद बदल दी। दूसरी बार सत्ता में आए, उन्होंने संविधान को मत्था टेका। आज संविधान कहाँ है? अभी सक्सेरिया साहब बता रहे, हमारा देश बंच ऑफ थॉट से चल रहा है। अब मनुस्मृति से नहीं चल रहा, संविधान तो गया काम से। अब हम मनुस्मृति से बताते हैं, अब देश मनुस्मृति से भी नहीं चल रहा, अब देश बंच ऑफ थॉट से चल रहा है। ये सच्ची बात है, हमें समझना होगा। तो जब मोदी जी ने बुद्ध को मत्था टेका, तो मैंने कहा सावधान हो जाओ। मोदी जी मत्था टेक चुके हैं बुद्ध को भी, क्योंकि बुद्ध पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और 42 देश, 42 कंट्री बुद्धिस्ट हैं। अब वो बुद्ध को भी मत्था टेक रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, पूरे दुनिया में जाते हैं तो बुद्ध को दिखाते हैं और हमारे देश की जनता को युद्ध के लिए भड़काते हैं। ये युद्ध के लिए भड़काने वाली जो षड्यंत्र है, हमें समझना है। अभी कल परसों 20 दिन 22 दिन जो है, कॉकरोच संगठन के लोगों ने जिनका नामकरण हमारे देश के महामहिम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उन्होंने जिसका नामकरण किया, उसी संगठन के लोगों ने आंदोलन चलाया पेपर लीक का। मैं आप लोगों को एक बड़ी बात बता दूं, 26 मई 2025 को हम लोगों ने अपने साथियों की मौजूदगी में कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था। महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। 22 जून को इसी मंच से हमने 1 दिन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। तो हमारा धरना प्रदर्शन रात को 12 बजे कैंसिल कराया सरकार ने, मोदी जी के आदेश से कैंसिल हुई। और मोदी जी ने मेरे पास 21 तारीख को, 20 तारीख को 4 बार मेल भेजा मेरे मेल आईडी पर, और उसमें ये वाली चिट्ठी पहले भी मैं दिखा चुका हूं, आप लोगों को बता दूं। मोदी जी ने ये चिट्ठी भेजी मेरे पास, ये वाली, इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के नाम ये चिट्ठी थी और नीचे मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम। ये इसमें कह रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया है, हमने आपकी चिट्ठी एजुकेशन के डायरेक्टर को भेज दी है। मैंने कहा मोदी जी, हमारी समस्या का समाधान दिल्ली की पार्लियामेंट में होगा, डायरेक्टर साहब क्या करेंगे? तो उल्लू बनाओ तो किसी बेवकूफ आदमी को बनाना, मैं थोड़ा सा कम बेवकूफ हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूं, हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है। फिर हमने 22 तारीख को जो ज्ञापन तैयार किया था, उस ज्ञापन को हमने 23 तारीख को कलेक्ट्री में दिया और उसमें लिखा कि डायरेक्टर एजुकेशन कुछ करने वाले नहीं है, दिमाग से काम लो। इसका उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। फिर हमने 15 मार्च को, हमारे वकील साहब बैठे, इसी मंच से मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर ये डाक से भेजे, ये ज्ञापन हमने डाक से भेजा, इस पर प्रधानमंत्री जी की मोहर लगी हुई है। 15 तारीख को भेजा, 19 तारीख की प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर है।
ये इन्होंने भेजा और ये मेरे पास मेल आया कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है, आपकी चिट्ठी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ को भेज दी गई है। मैंने कहा यार मोदी जी और उनके लोग हमें ज्यादा ऊंचे लेवल का बेवकूफ समझते हैं, हम छोटे बेवकूफ हैं। इतने ऊंचे कहाँ हैं हम कि मोदी जी के इतने बड़े आदेश को नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ पाए, हम तो छोटे बेवकूफ हैं, बड़े इतने बड़े नहीं। तो हमने आज एक ज्ञापन और तैयार किया है, हमने एक ज्ञापन और तैयार किया है 26 जुलाई को, और क्या लिखा है, लोक राजा राजश्री छत्रपति साहू महाराज के 152वें जन्मोत्सव एवं 124वें भागीदारी दिवस के गौरवशाली अवसर पर आयोजित जन्मोत्सव एवं भागीदारी सम्मेलन दिनांक 26 जुलाई के मौके पर ज्ञापन। अब यह ज्ञापन हम कल सुबह 10 बजे कलेक्टर साहब को देंगे और 5 अथॉरिटी जो पहले दिए थे लगातार हम उन्हीं को देंगे। और हमें इसमें लिख दिया कि तुमने 21-20 जून को जो लिखा वो गलत है, आपने ये 19 मार्च को जो लिखा ये भी गलत है। इस समस्या का समाधान माननीय संसद के संसद पटल पे होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप हमारे प्रकरण को संसद पटल पर लाइए और इस देश की जो समस्या है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आर्टिकल 19 में इस मंच से कहने का, बात रखने का जो अधिकार दिया है, उसी के तहत हम 22 जून के बाद आज तक आगरा में किसी भी पुलिस के अधिकारी से हमने परमिशन नहीं ली और बगैर परमिशन के इस मंच से अब हम भाषण देते हैं। हमने कह दिया कि तुम परमिशन क्या कैंसिल करोगे, हम बाबा के संविधान से परमिशन प्राप्त है। आर्टिकल 21 बाबा ने हमको दिया है। मैंने चिट्ठी में माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमको बाबा ने परमिशन दी है, उस परमिशन जब तक जारी रहेगी जब देश का संविधान रहेगा, और संविधान बदलने की किसी की औकात नहीं है। अलग बात है कि मत्था टेक करके संविधान को तुमने रख दिया है, लेकिन लीगल रूप से बदलने की औकात अभी किसी में नहीं है। और हमें परमिशन किसने दी है? बाबा साहब ने, आर्टिकल 19 में। और हम बोलेंगे उसी मंच से, कोई रोक सके तो रोक। दूसरा, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। अभी जो हमने ये हैंडबिल बांटे हैं, आप लोगों के पास घरों पे ये हैंडबिल गए हैं, इनको आप लोग गौर से पढ़िए एक बार। मुझे कम लोगों ने शायद ये पढ़ा है। इसमें हमने लिखा है, इन ज्ञापनों का हवाला दिया है और हमने लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के विशेष संदर्भ में देश भर के सभी नौनिहालों के बच्चों, देश भर के सभी नागरिकों के बच्चों, नौनिहालों के भविष्य निर्माण हेतु शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर समान शिक्षा प्रणाली के आधार पर फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था, सुलभ एवं उच्च स्तरीय निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं तथा पक्षपात रहित कानूनी न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने, जाति आधारित उत्पीड़न रोकने, नशा मुक्त भारत, पूर्ण नशाबंदी, निजी उद्योगों के असंगठित कामगारों, जूता श्रमिकों, संवैधानिक हक अधिकारों एवं सुनिश्चित रोजगार, सुरक्षित सम्मानजनक यातायात के साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में ये बाबा साहब हमारे लिए, संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए समान रूप से लिख करके गए हैं और हमारी सरकार बाबा के संविधान को उठा करके रख चुकी है एक तरफ। अब आप बताइए कि ये जो सरकार है, जो संविधान को एक तरफ उठा करके रख चुकी है मत्था टेक के,
ये मैं भी जानता हूँ, मेरे साथी भी जानते हैं। कई लोगों ने मुझे बोला कि ये ज्ञापन क्यों दे रहे हैं। मैंने कि संविधान को मत्था क्यों टेके हैं प्रधानमंत्री जी? मत्था इसलिए टेके हैं कि संविधान को मत्था टेक कर किनारे तो कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। और ये ज्ञापन, जो 4 ज्ञापन हम दे रहे हैं लिखा पढ़ी में, ये लिखा पढ़ी में है। इसको कोई भी सरकार इसे मिटा नहीं पाएगी। जिस दिन भी मौका मिलेगा, इन ज्ञापन को फुलफिल करने का काम हम करेंगे, बाबा के लाल करेंगे, मनुवादी दलाल नहीं करेंगे, बाबा के लाल करेंगे। और उस दिन उस सरकार में बैठे लोग जो आज हमारे संविधान को और हमारे ज्ञापनों को कूड़ेदान में डाल के रखे हैं, ये ज्ञापन मैं सजा के रखूंगा, शीशे में सजा के रखूंगा। और जिस दिन हम पार्लियामेंट में आएंगे, ऐलान करेंगे और कहेंगे किसकी अम्मा ने दूध पिलाया है, वो आओ मैदान में। और ये बाबा के संविधान पे जो हमें आर्टिकल 21 में जो हमको जीवन का अधिकार मिला है, इसे लागू करने से रोको। मैं देखता हूं कौन रोकेगा। ये दिन के लिए ये हम ज्ञापन दे रहे हैं, ये हम बता देना चाहते हैं देश की सरकार को भी और उनके चमचे दलालों को भी। जो चमचे दलाल संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं और उनका मुंह बंद है। वो शेड्यूल कास्ट से जाते हैं, वो ओबीसी से जाते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब से जाते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से, बहुजन समाज से जाते हैं, लेकिन चमचागिरी मनुवादियों की करते हैं। ये कितने निंदा का मामला है, कितनी शर्म का मामला है, ये हमें समझना है। संपूर्ण भारत देश के सम्मानित जागरूक नौजवानों को और हमारे बुजुर्ग और जागरूक साथियों को ये बात समझनी होगी। बैठिए आप लोग, थोड़ा भी ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, आप लोगों के मतलब की बात हो रही। ये मैं कोई भी काम अपने लिए, क्योंकि मेरे तो बच्चे ही नहीं है, मेरे तो परिवार ही नहीं है, मैं आप लोगों के नाती पोतों के लिए ये लड़ाई हमारे सभी साथियों के सहयोग से हम लड़ रहे हैं। अब ये बताइए, मेरे दादा बाबाओं ने और मेरे आपके महापुरुषों ने, महात्मा फूले साहब ने, उनके कोई तो बच्चा नहीं था। ये जागरूक लोग जानते हैं, फूले साहब को कोई बच्चा था क्या? नहीं था ना। माता सावित्रीबाई फूले के कोई अपना खुद का बच्चा नहीं था। और एक विधवा ब्राह्मणी का एक बच्चा पैदा हुआ और अपने घर में पैदा किया, उसकी जान बचाई, उसके बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको डॉक्टर जसवंत, उसका नाम क्या हुआ? जसवंत, लेकिन उसको क्या बनाया? डॉक्टर जसवंत कहलाया और अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। साहू महाराज, जिनके बारे में आप लोगों को हमारे साथियों ने समझाया, बताया, उन्होंने पूरा जीवन, या तो सम्राट अशोक इस देश में हुए जिन्होंने अपनी पूरी राजगद्दी, अपना राजपाट, अपना पूरा धन संपदा, शाही खजाना मानवता के लिए लुटाया। और दूसरा राजा हुआ है इस धरती पर साहू जी महाराज, जो सम्राट अशोक के पदचिन्हों पे चल के उन्होंने अपना पूरा राजपाट, शाही खजाना देश की जनता के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए बहाया। मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं, तो मैं बात अभी नहीं खत्म, इधर करके इधर बताऊंगा। तो ये बताइए, हमारे महापुरुषों ने अपना शरीर, अपना जीवन, अपना सुख सुविधा त्याग करके हमारे लिए कुर्बानी दी, तो आज हम मंच से बोल रहे हैं। लाखों करोड़ों अधिकारी रिटायर हो गए, अभी भी अधिकारी हैं। ये जमूड़े जो संसद में बैठे हैं, ये जमूड़े भी उन्हीं की देन है। अगर वो महापुरुष कुर्बानी न दिए होते तो ये गुलामी करने वाले जमूड़े संसद विधानसभा में नहीं होते। तो ये बताओ, जिन महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानी दी,
आप सम्मान का जीवन जी रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ अच्छे कपड़े पहन के कुर्सियों पर बैठे हैं। अगर हमने कुर्बानी नहीं दी तो आप समझ लीजिए आने वाली 20 साल में हमारे और आपके नाते पोतों का क्या होगा, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मुझे बताना नहीं है, आप परिणाम जानते हैं। तो हमें साहू महाराज के बारे में बता रहा था कि 48 साल की उम्र में अपने बेटे की साली की शादी में राजा गायकवाड़ के यहाँ बड़ौदा गए थे और उन्होंने सोचा कि एक तो रिश्ता भी निभाया जाएगा, बेटे की साली की शादी है, हमें चलना चाहिए। दूसरा, राजा के साथ मेरा कुछ वैचारिक आदान प्रदान होगा, हो सके जो काम मैं कर रहा हूँ। राजा गायकवाड़ बहुत अच्छे राजा हैं, उदारवादी हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं। अगर उन्होंने मेरी बात को मान लिया तो इस देश में लगभग 100 राजाओं पे मेरी पकड़ हो जाएगी और जो मिशन में इस कोल्हापुर में चला रहा हूं, ये मिशन पूरे भारत में दौड़ जाएगा। अब अभी बताया था कि कानपुर में राजर्षि की सम्मान मिला। कानपुर में साहू महाराज 2 बार आए। साहू महाराज एक बार ग्वालियर भी आए थे। माधवराव सिंधिया के पिताजी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि भाई जो काम मैं कर रहा हूं तुम भी कर सकते हो, तुम भी मराठा हो, तुम भी हमारे दूर दराज से नाते रिश्तेदारी में आते हो, भाई आप भी इस काम को करें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ग्वालियर के राजा ने क्या कहा कि आप बड़े राजा हैं, आपके लिए कुछ भी हीरा जवाहरात सोना चांदी जो चाहे मैं दे सकता हूं, आप हुक्म करिए, लेकिन जिनके लिए आप कर रहे हैं इनके लिए फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये ग्वालियर के राजा ने, उनका नाती आज भी मंत्री है, बेटा मंत्री रहा जीवन भर, उनकी मिसेज भी, पत्नी भी रही है, बेटी भी रही मुख्यमंत्री, जो भी है। तो बगल में ग्वालियर वाले राजा और इधर कानपुर वाले लोगों ने साहू महाराज का सम्मान किया और उन्हें राजर्षि का सम्मान दिया। तो मेरा आज आप लोगों के बीच में ये कहना है कि अगर हम लोग फूले साहब का नाम लेना छोड़ दें, साहू महाराज का नाम लेना छोड़ दें, पेरियर का नाम लेना छोड़ दें और सिर्फ जय 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 भीम करते रहें, तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट कभी एक रह पाएंगे? अगर ओबीसी शेड्यूल कास्ट एक नहीं हुए तो क्या हम कभी सत्ता में आएंगे? हमारा हश्र क्या होने वाला है वो जान लीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से बताता हूं, मैं इस देश के नेताओं को भी आप बता दीजिए, गली मोहल्ले वालों को भी बता दीजिए, अगर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट में भाईचारा नहीं बना तो जय भीम भी कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। ये बात समझ लेना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि 2002 से और 12 तक इन महापुरुषों का नाम नहीं लिया गया। अब 14 साल हो गए और हम ले रहे हैं। तो मैं आज, मुझे दूसरे राज्यों के लोग भी बुला रहे हैं और मैं आपको बता दूं, आज 2026 है, 2030 तक इस देश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे हम। कोई माई खला रोक सके तो रोक ले, कितनी भी ताकत लगा दे, चमचे कितनी भी लगा दे। अभी आज आप लोग थोड़ी संख्या में हैं, अगले बरस इस भीम वाटिका में जगह नहीं होगी, मुझे पूरा भरोसा है। अगले बरस इस भीम वाटिका में जगह पैदा नहीं होगी, उतनी तादाद में आप लोग यहाँ होंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्यों? कि आप आम नागरिक हो। अगर आप भी उन जमुड़ों के परिवार से होते तो मुझे भरोसा नहीं होता, क्योंकि आप लोग आम नागरिक हैं और आम नागरिक चाहते हैं कि फूले साहू अंबेडकर पेरियर का आंदोलन, कांशीराम साहब का सपना पूरा हो। अब कांशीराम साहब कहते थे कि मुझे बाबा का सपना पूरा करना है, बाबा का सपना पूरा करना है। और बाबा का सपना क्या है? सम्राट अशोक का सपना, सम्राट अशोक का भारत।
यानी बाबा का सपना सम्राट अशोक का भारत, और कांशीराम का अधूरा काम कौन सा है? बाबा के सपनों का भारत और सम्राट अशोक का भारत बनाना कांशीराम साहब का कभी काम अधूरा है। और इस काम को कौन करेगा? कोई कर रहा है क्या देश में? कोई ये नारा लगा रहा है क्या कि बाबा के सपनों का भारत बनाना है और सम्राट अशोक का भारत बनाना? कोई क्यों नहीं कह रहा है? इतना डर क्यों है? अभी कॉकरोच पालन ने जो कार्यक्रम किया तो उन्होंने एक छोटा सा मुद्दा उठाया। अभी मैं हैंडबिल में आपको पढ़ाया, ये बताया, ये छोटा सा पेपर लीक, यानी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण बढ़ा है कि पेपर लीक बढ़ा है? शिक्षा का राष्ट्रीयकरण बढ़ा है ना। और हम शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। जब हम लोगों ने 26 मई को ज्ञापन दिया, 23 जून को फिर दोबारा ज्ञापन दिया, जब वीडियो गए हमारे सोशल मीडिया में गया, और तीसरे दिन राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया कि देश में शिक्षा के हालात अच्छे नहीं है, गली गली शराब की दुकानें खुल गई हैं। यानी आपके हैंडबिल पर नेता प्रतिपक्ष बोला, कुछ दिन बाद नेताजी चुप, तो कुछ ऐड कर दिया होगा कहीं से मसाला। आज इस देश का एक भी नेता प्रतिपक्ष राहुल के अलावा एक भी विपक्ष का लीडर इस मंच, इस बैनर पे, इस हैंडबिल पे, इस ज्ञापन पर नहीं बोल रहा। मैं आपको बता दूं, पहला ज्ञापन 26 मई का और 23 जून का मैंने उसकी पीडीएफ बनाई, करोड़ों लोगों तक 100 से ज्यादा ग्रुप तो मेरे पास है, और मेरे ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं और मेरे संगठन में लोग हैं, यानी भारत में भी नहीं है, भारत के बाहर भी है, भारत के बाहर भी जो लोग हैं जो मेरे साथ सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं, हमने वो सारे के सारे पेपर स्कैन करके फेसबुक पर डाले और हमने पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप ग्रुपों में डाली कई करोड़ लोगों तक। और जहां तक कि जितनी पार्टियों के लीडर हैं सबके व्हाट्सएप पे मैंने ये पीडीएफ भेजी है। ऐसा कोई लीडर नहीं है इस देश का। मैं एक का नाम लेकर के किसी का ना अपमान करना चाह रहा हूं, ना किसी की कोई प्रशंसा करना चाहता। सारे लीडरों के पास हमने वो पीडीएफ भेजे, कोई अब नहीं बोल रहा। अभी 22 दिन जो धरना हुआ, किसी नेता ने, किसी मंच से, किसी भी आंदोलनकारी ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का एक शब्द नहीं कहा। किसी ने फ्री आवासीय शिक्षा की बात नहीं कही, किसी ने फ्री चिकित्सा की बात नहीं कही, किसी ने नशा मुक्त भारत की बात नहीं कही, किसी ने रोजगार दिलाने की बात नहीं कही। मैं आज आपको बता दूं, माननीय मोदी जी को बता देना चाहता हूं, मेरा आज का स्टेटमेंट लाइव है, मोबाइल पर चल रहा है। आज आपने या किसी भी पार्टी ने न शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कही है, न कि चिकित्सा फ्री की बात कही है, न नशा मुक्त भारत की बात कही है, न बेरोजगारों को रोजगार की बात कही है, न सुरक्षित यातायात की बात कही है। लेकिन मैं बता रहा हूं, कई करोड़ पद, सरकारी पद स्वीकृत होकर खाली पड़े और 10% आर्थिक गरीबी के आधार पर जाति विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो इन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया वो 100% लागू हो रहा है। कितना? 100%। और जब से SC, ST, OBC के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है तब से लेके आज तक अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा नहीं है, अनुसूचित जाति का पूरा नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यक का पूरा नहीं है। और 1990 में 7 अगस्त 1990 को 27% OBC के लिए सरकार ने पार्लियामेंट से कानून बना करके आरक्षण लागू किया
लेकिन आज तक कोई मुझे इस देश का कोई भी विद्वान साथी, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि मुझे ये बता दे कि ओबीसी का आरक्षण अगर पूरा हुआ हो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ओबीसी का आरक्षण पूरा हुआ हो, 90 से लेकर के 36 साल हो गए। क्यों बघेल साहब चले गए क्या? ओबीसी का आरक्षण पूरा नहीं है। हम लोगों ने इस पर कई बार डिबेट में, पत्रकारों के साथ डिबेट में कई बार इस पर आवाज उठाई है, और ये ज्ञापन जो मैं 10-10 पेज के दे रहा हूं, इनमें ये सारी बातें लिखी हुई है। क्योंकि ज्ञापन 10 पेज का है। अब आप जानते हैं कि 10 पेज के ज्ञापन को पढ़ना आप लोगों के समय को ज्यादा बर्बाद करना है। किसी भी व्यक्ति बंदे को, इस देश के किसी भी नागरिक को अगर ये ज्ञापन की पीडीएफ चाहिए तो मेरे मोबाइल पर, मेरी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर टाइप करें, मैं पीडीएफ उसको इमीडिएट दूंगा। मैं इस करोड़ों लोगों तक ये 26 जुलाई का ज्ञापन उन्हें पहुंचाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष की पार्टियों को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी ये ज्ञापन अपने साथियों के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि तुम्हारा खून इतना पानी कैसे हो गया, आखिर तुम्हारे अंदर तुम्हारा जमीर क्यों नहीं जाग रहा? मेरे करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं रोजगार के लिए, उनके माँ बाप ने किस तरह उन्हें पढ़ाया लिखाया, और जो ये नीट का पेपर लीक हुआ है, नीट में जानता हूं, मैं बच्चा नहीं हूं, बहुत संपन्न परिवार के लोग ही अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाते हैं। आम आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाता। उनके बच्चे ही धरना प्रदर्शन में, आंदोलन में थे, उनको भी तुमने लाठियों से मारा। मेरी बेटियों को तुमने बेइज्जत किया, डंडे उनके गलत जगह पर तुमने लगाए, और एक बेटी खत्म हो गई, शहीद हो गई है, ऐसी रिपोर्ट है। तमाम बच्चे अस्पतालों में पड़े हैं। मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप लोग छोटे छोटे मुद्दों पर इस प्रकार अपनी ताकत का व्यर्थ में बर्बाद करेंगे तो कुछ भी मसला हल होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को, देशवासियों को, अगर वास्तव में इस देश की सरकार की तरफ उंगली करके, इस तरह उंगली करके बात करनी है तो मेरे कंधे कंधा मिला, प्रधानमंत्री जी से आज से हाथ मिला के बात करूंगा। मैं आज से हाथ मिला करके बात करूंगा और उंगली दिखा करके सवाल करूंगा। ये देश के करोड़ों नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं, बहनों, बच्चों को मैं आह्वान करता हूं, और मैं ये 21 वाला जो आर्टिकल है, मैं इसी सरकार से ऐसे ही लागू करवा के दिखा सकता हूं जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। दिनेश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिनेश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, मैं वैसे ही मोदी जी से इस आर्टिकल 21 को और जीवन के अधिकार को, बाबा साहब के मौलिक हक अधिकार को लागू करने के लिए मजबूर कर सकता हूं, क्योंकि ये मामूली काम नहीं है, ये मामूली काम नहीं है। और इस काम के लिए 25 नवंबर 1939 को 25 नवंबर 1939 को बाबा साहब ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में जो भाषण दिया, अगर जागरूक साथी है पीडीएफ से निकाल सकते हैं, उस भाषण को पढ़ लो, सुन लो, समझ लो। बाबा साहब ने ऐसे ही उंगली करके देश के प्रधानमंत्री से कहा, हे देश के प्रधानमंत्री जी, आप लोगों ने इस देश में जो गैर बराबरी है, छुआछूत भेदभाव है, सामाजिक गैर बराबरी है, इसके लिए कानून बना करके जल्द से जल्द एक गैर बराबरी की, असमानता रूपी बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं किया तो ये देश के जो लोग हैं,
करोड़ों पीड़ित लोग, शोषित पीड़ित लोग हैं, एक तुम्हारे लोकतंत्र के इस नकली ताने बाने को ध्वस्त कर देंगे। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने उस भाषण में यह भी कहा, सब कुछ संविधान में मेरे अनुसार नहीं है, मैंने कुछ ऐसा भी लिखा है जो मुझे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी किया है बड़े परिश्रम संघर्ष से किया है। अगर ये सरकार इस संविधान को भी लागू कर दे तब भी मेरे लोगों को कुछ सम्मान हक मिल सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, देश की सरकार ने, अरे सुनिए बनते जी, थोड़ा शांत हो जाए, जरा भाषण आप थोड़ा शांत हो जाए, बनते जी बैठिए। तो इस देश की जो सरकार है वो जो है वो हमारे देश के आम नागरिकों के लिए ईमानदार नहीं है। 1,50,00,000 150 करोड़ की बात सरकार करती है, 150 करोड़ देशवासियों की बात करती है, लेकिन काम बहुत सीमित लोगों के लिए करती है, काम बहुत सीमित लोगों के लिए करती है। इसलिए हम सरकार से ये बताना चाहते हैं कि आप 150 करोड़ का नाम तो लेते हो, उनके लिए काम कब शुरू करोगे? उनके लिए काम कब शुरू करोगे? कब ईमानदार, अपने आप को कब ईमानदार साबित करोगे? ये बात आज इस मंच से छत्रपति साहू महाराज के भागीदारी दिवस के इस अवसर पर मैं आपके समक्ष ये बात करना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में बहुत सारे लोग नेता बने घूमते हैं, लेकिन वो सच्चे लीडर हैं या नहीं है, ये हमें आपको उन्हें समझना होगा, बुद्ध के पैमाने से समझना होगा। इसलिए मत मानो कि कोई बुजुर्ग आदमी कह गया है, अगर वो बात आपकी तर्क की कसौटी पर सही है, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, समाज के कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, तो मानो अथवा मत मानो। इसलिए मेरा आप ये निवेदन है संपूर्ण भारत देश के नागरिकों से, ये सफेद कपड़ा पहन के जो लोग घूम रहे हैं, हर व्यक्ति नेता नहीं है, हर व्यक्ति लीडर नहीं है। सफेद कपड़ों में डीलर भी घूम रहे हैं जो समाज की डीलरशिप करके बेचने का काम करते हैं। हमें डीलर और लीडर में फर्क देखना होगा अपनी आंखों से, अपने दिल दिमाग से। लीडर कौन है और डीलर कौन है? डीलर से समाज को बचाना है और लीडर का हमें साथी बनना है। अगर हम लीडर का साथी बनेंगे और डीलर से समाज को बचा लेंगे तो फूले साहू अम्बेडकर का जो आंदोलन है, आशीराम साहब का अधूरा सपना, अधूरा काम पूरा होके रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं। मैं आपको एक घटना बता दूं, साहू महाराज मराठा थे, शिवाजी महाराज के 5वें उत्तराधिकारी थे, और शिवाजी महाराज के बारे में अभी मैं बताऊंगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन साहू महाराज के यहाँ उनके साथ एक तो नहाते समय ब्राह्मण ने बदतमीजी की, और उनके रसोईया ने, जो खाने बनाने वाला, एक राजा का खाना बनाने वाला रसोईया, उसने साहू महाराज का अपमान कर दिया, उनकी रसोई का निरीक्षण नहीं करने दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं रसोई का निरीक्षण करना चाहता हूँ, खाना राजमहल में कैसे आप लोग बना रहे हैं और मुझे कुछ डाउट है, तो वो रसोईया जो ब्राह्मण था उसने साहू महाराज को बाहर कर दिया कि आप राजा जरूर हैं, रसोई में नहीं घुस सकते। बोले रसोई मेरी, महल मेरा, राजा मैं हूं और तू मुझे रोकेगा? तो साहू महाराज ने एक लात दी और उसको बाहर किया महल से, और रसोई बदल डाले। इसी प्रकार उनके एक मराठा ने, एक गंगाराम कामले, एक वाल्मीकि, जैसे अपने वाल्मीकि समाज है, गंगाराम कामले नाम का आदमी उनके यहाँ कुछ काम करता था, सफाई कोई करता होगा बेचारा, उसको उनके एक कारिंदे ने उसको इसलिए पीट दिया कि वो वाल्मीकि
समाज से था, अछूत था, शूद्र था, अस्पृश्य था, और वो कहीं थोड़ी बहुत बेचारा उसके ब्राह्मणों की व्यवस्था के मुताबिक कोई लांग गया होगा, थोड़ी सी गलती कर गया होगा, तो उसको बहुत मारा। जब ये पता लगा कि गंगाराम कामले को फलाने मराठा ने मारा, साहू महाराज ने खाना नहीं खाया, पहले उसे बुलाया और कामले को बुलाया, पूछा कामले तुझे इसने क्यों मारा? कि साहब मुझे यही नहीं पता मुझे मारा क्यों। अब ऐसे इन्होंने मारा, हाँ भाई तू बता क्यों मारा? तो बोले साहब ये वहां आ गया था, उसे वहां नहीं आना चाहिए, अपने हाथ में रहना चाहिए। साहू महाराज ने कहा कोड़ा लाओ, कोड़ा मंगाया और उसकी मराठा की इतनी कोड़े से कुटाई लगाई वो 6 महीने में होश में आया। और साहू महाराज ने कहा आज के बाद तुझे महल के अंदर कोई सफाई व्यवस्था नहीं करनी, तू कल से जो मैं कहूंगा वो करेगा और मैं देखता हूं तुझे कौन पीटता है। सवेरे कामले से कहा सुबह मेरे पास आना। सुबह राजा साहब ने बुलाया, कामले से कहा कामले ये पैसे ले और तू जाकर के अपने किसी सिपाही को बोला, किसी के जाकर के इसको उसके वाले मकान में जाकर के इसको जगह दिलवाओ और ये चाय का होटल कल खोलेगा। कल दूसरे दिन चाय का होटल खोलेगा। तू चाय बनाना जानता है कि नहीं जानता? हाँ साहब जानता हूँ। चाय तू कल बनाएगा और तेरे होटल का पहली चाय मैं पीऊंगा, तेरे होटल की पहली चाय मैं पीऊंगा और मैं देखता हूं तेरे से कौन जातिवाद करता है। कामले का चाय का होटल खुलवाया, राजा साहब ने पहले चाय पी और उनके जो कर्मचारी थे उनकी क्या औकात है, माले में कोड़ा हाथ में, जो जातिवाद करेगा वही पिटेगा। तो सारे के सारे जितने भी महल के राजा के कारिंदे थे सब गुटर गुटर चाय पी रहे हैं। कामले साहब चाय बना रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, क्योंकि वो राजा साहब ने एक व्यवस्था परिवर्तित करके दिखाना था कि राजा का दिल क्या है और ये जातिवादी लोग क्या है। उसके बाद जब तक राजा साहब रहे, रोजाना महल में रहते थे, एक बार कामले के होटल की चाय जरूर पीते थे। ये हिस्ट्री में है, आप गूगल में सर्च करिए सतपथ साहू जी महाराज ने किस व्यक्ति का चाय का होटल खुलवाया, गंगाराम कामले का नाम आएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सतपथ साहू महाराज में क्या कोई जातिवादी बीज था? तो सतपथ साहू महाराज ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मनुवादी व्यवस्था के लोगों को सतपथ साहू महाराज पसंद नहीं है। आज वो शिवाजी महाराज की तो बात करते हैं, जबकि शिवाजी महाराज का उन्होंने बहुत अपमान किया है, लेकिन साहू महाराज का नाम नहीं लेते। हमारे देश के नेताओं ने क्यों साहू महाराज का, फुले साहब का, पेरियर साहब का नाम लेना छोड़ा? मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं इनका नाम लेना छोड़ूं? अगर मैं इनका नाम लेना नहीं छोड़ूं तो मैं तो ये अच्छा काम कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं? तो यहाँ जनता कहाँ है? इस कार्यक्रम की जानकारी इस देश के 50 करोड़ लोगों को है। कितने? इस देश के 50 करोड़ लोगों को, और आगरा के 10 लाख लोगों को है। और लोग कहाँ हैं? कहीं ना कहीं हमारे लोग एक सच्चे मिशनरी व्यक्ति के साथ नहीं चलना चाहते, दलालों के पिछलग्गू बने रहना चाहते हैं। इसलिए हमारा समाज दर दर की ठोकर खा रहा है, पिट रहा है, बेइज्जत हो रहा है, लुट रहा है। कांशीराम साहब ने कहा अगर ये लुटा पिटा समाज, 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज अगर भाईचारा बना ले, आपस में भाईचारा बना करके एक हो जाए, रोटी बेटी नहीं तो कम से कम वोट और सामाजिक भाईचारा बना ले, तो देश का हुक्मरान ये बहुजन समाज होगा। और जो लोग हम पर शासन कर रहे हैं वो हमारे जूते का फूटा खोलने में गौरव महसूस करेंगे। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि इसी तरह कोकरोचों की तरह बच्चों को गली गली पिटवाना है, या गली गली में वाल्मीकि
के नाम पर, कोहली के नाम पर, खटीक के नाम पर, जाटव चमार के नाम पर, धोबी के नाम पर, कुम्हार के नाम पर, कुशवाहा के नाम पर, जात के नाम पर कहां पर कौन नहीं पिट रहा, मैं पूछना चाहता हूं। कौन से जातें नहीं पिट रही? आखिर ये पिटने का धंधा कब तक चलेगा? ये पिटना लोग कब छोड़ेंगे? कांसीराम साहब ने कहा, लुटे पिटे और कुटे पिटे लोग एक हो जाओ, पिटना कुटना लुटना पिटना बंद करो। लेकिन लोग नहीं मान रहे। तो मैं आप लोगों के समक्ष मैं पुनः आज छत्रपति साहू महाराज के जन्मोत्सव पर, उनके भागीदारी दिवस पर और इस बहुजन भागीदारी सम्मेलन में ये शपथ लेता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं फूले साहू अम्बेडकर पेरियर कांसीराम के कार्यकर्ता की तरह मरूंगा। यही मेरा सपना है। मेरा तो संकल्प पक्का है, लेकिन मेरे देश के बहुजन समाज के लोग कब संकल्प लेकर के समाज के बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के लिए आगे आएंगे? मैं एक बात बता दूं, कांसीराम के किसी भी कार्यकर्ता के साथ काम करने में आपके पैर में कांटा नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर उतावलेपन में आप मनवादियों से सीधे मुकाबले में टकराएंगे तो हम बेइज्जत होंगे, पिटेंगे, कुटेंगे, लुटेंगे और हम अपनी शक्ति का, ऊर्जा का कितना बर्बादी करेंगे, ये हमें समझना होगा। आप लोगों ने अगर साथ दिया, देशवासियों ने साथ दिया, तो मैं अगले 30 तक इस देश की तस्वीर कुछ दूसरी होगी। मैं वो कार्य करने में अपना दिन रात लगाया हुआ हूं और मेरे साथी लोग लगे हुए हैं। आज मैं एक बात अपने साथियों को बता दूं, हम हर रविवार को पिछले 2 साल से बहुजन चिंतन शिविर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले कर रहे हैं। लेकिन अब अगली 9 तारीख को बहुजन चिंतन शिविर कहीं होगा और उसके बाद अंतिम संडे को, यानी महीने का सेकंड संडे और महीना चौथा संडे बहुजन चिंतन शिविर आगरा में होगा। बाकी समय में बाहर, आगरा से बाहर दूंगा और अपने लोगों के लिए जगाने का काम हम करेंगे। मैं अपने साथियों से जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आप खुद भी बहुजन चिंतन शिविर में कैडर देना की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये काम मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। हमें सबको इस कार्य को करने के लिए आगे आना होगा। जो नौजवान साथी हैं, शिक्षित हैं, बुजुर्ग हैं, जागरूक हैं, हमें सबको, और माताएं बहनें भी जो जागरूक हैं, मैंने इस तरीके के बैनर बना दिए हैं। हाई स्कूल पढ़ी लिखी बहन भी उस कैडर को दे सकती है, हाई स्कूल पढ़ा हुआ बुजुर्ग और नौजवान भी उस कैडर को दे सकता है, बशर्ते विचारधारा का कीड़ा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तो मैं आज आप सबके समक्ष मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए पूरे देशवासियों से ये अपील करते हुए अपने विचारों को समाप्त करूंगा कि आप बाबा के सपने को साकार करने के लिए, सम्राट अशोक का भारत बनाने के लिए, माननीय कांसीराम साहब के अधूरे काम को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए एक हो जाइए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अब नहीं है और कोई कांसीराम अब तुम्हें बचाने और समझाने, फूले साहब साहू महाराज पेरियर बाबा साहब अब आने वाले नहीं है। मेरे जैसे ही बेवकूफों की बातें आपको माननी पड़ेंगी, इसके अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं है। जो भी साथी कल सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट ये ज्ञापन देने के वास्ते अगर हमारे साथ कलेक्ट्री आना चाहते हैं, 10 लोग होंगे कोई दिक्कत नहीं, 20 होंगे और अच्छा, 50 होंगे तो और अच्छा, 100 होंगे तो और अच्छा, नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं। मैं अकेला भी इस ज्ञापन को दे सकता हूं क्योंकि मैंने LIO के इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना दे दी है। कल सुबह 10 बजे DM हमारा इंतजार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा होता हूं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।